जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, गालिब का ये शेर है दोस्तों कि इसमें गालिब कहते हैं कि गालिब बुरा न मान जो बाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे। इसका अर्थ है दोस्तों कि दुनिया में, गालिब कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इसलिए कि आपकी अगर कोई बुराई करता है, आपकी निंदा करता है, इस बात का आप बिल्कुल भी बुरा ना माने, क्योंकि ये बुराई करने वाले लोग होते हैं दोस्तों, ये ईश्वर या खुदा तक को तो नहीं छोड़ते, तो आप और मैं फिर कहाँ। इसलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी जो सारी दुनिया को भूलकर आप अपनी केवल अपनी दुनिया में क्या रहे, मस्त मलंग रहे और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहें। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। मैंने दोस्तों आपको बतलाया था कि जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, इसका संविधान के भाग 3 में 12 से लेके जो 35 तक के अनुच्छेद है इसमें वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का 12 से 35 तक में क्या किया गया, वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 है, प्रेरणा अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से ली गई है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की रक्षा करना, समानता सुनिश्चित करना, अधिनायकवादी शासन को रोकना और कानून के शासन की अवधारणा को बनाए रखना। और भारत का, इसलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैं दोस्तों आपको पहले तो बतलाता हूँ अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, ये दोनों में अर्थ आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अधिकार से तात्पर्य होता है दोस्तों दावे या हक, ठीक, दावा या हक। जैसे दोस्तों कि हमारे कोई दोस्त होता है, परम मित्र होता है, तो हमें उसका हक रहता है हमें कि उसे उसको कुछ बुरा भला बोल दे या कुछ गुस्से में आके कुछ कह भी दे तो बुरा नहीं मानेगा। तो क्या है, ये हमारा अधिकार होता है, हम हमारा हक बनता है उस पर कि हम क्या कहें, उससे कुछ भी अपने दिल की बात कह दें या फिर कुछ बुरा भला भी गुस्सा आए तो कुछ कह भी सकते हैं। इसी प्रकार जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं, ठीक है, वैसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, जन्म से प्राप्त होते हैं, और जो किसी व्यक्ति की जीवन, ठीक, और विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, ठीक। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं कि वैसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और उसके जो सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, उसका सामाजिक उत्थान के लिए, और क्या होता है, उसके आधार होते हैं, और जिससे क्या होता है, वो गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकता है या अपना विकास गरिमापूर्ण तरीके से कर सकता है और अपना जीवन संचालित कर सकता है, तो वो क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो क्या होते हैं दोस्तों, इन्हें कोर्ट द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। कोर्ट द्वारा इनकी क्या कही, गारंटी प्रदान की गई है। इससे तात्पर्य है कि अगर इनका किसी प्रकार से हनन होता है तो इसके संबंध में क्या हम कोर्ट जा सकते हैं, चाहे वो हनन किसी व्यक्ति ने करा हो, किसी संस्था ने करा हो या किसी सरकार के द्वारा किया गया। अब बात आती है कि जो मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 में वर्णन है, ये आए कहाँ से, ठीक है ना। आपके मन में ख्याल आया होगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है या ऐसी कौन सी जगह थी कि जहाँ इस प्रकार की बातें सबसे पहले चली गई थी कि मौलिक अधिकार होने चाहिए जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसके संबंध में दोस्तों 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने एक हस्ताक्षर किया था, ठीक, एक पत्र पर, एक पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। वो क्या था, अधिकार पत्र था, ठीक, अधिकार पत्र था। तो जो ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने 1215 में क्या है, जो अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था, उसे क्या कहा गया था, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। और जिसे अब हम क्या करते हैं, मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं, मैग्ना कार्टा के रूप में हम जानते हैं। तो दोस्तों, मैग्ना कार्टा आपको समझ में आएगा, हो गया कि मैग्ना कार्टा क्या है कि जिस दस्तावेज पे, जिसमें व्यक्ति के जो मौलिक अधिकारों का वर्णन था, उस पे जो सम्राट जॉन ने जो हस्ताक्षर किए गए थे, उस पत्र को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3
ठीक है, जो मौलिक अधिकार का हमारे में वर्णन है, इसे भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, हम मेग्ना कार्टा कहते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्पष्ट हो गया है। अब बात आती है कि इसकी प्रेरणा जो हमारे संविधान में कहाँ है, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, ये अमेरिका में इस प्रकार का एक जो बिल दस्तावेज पेश किया गया था वहाँ की संसद में या सदन में, तो उसे क्या है, बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स कहाँ, अमेरिका से प्रेरणा ली गई है, और जो मैग्ना कार्टा कहाँ है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन ने सम्राट जॉन। अब बात आती है कि जो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है भाई, अगर आप किसी देश के नागरिक हो तो जरूरी नहीं कि कोई भी सरकार जो सारे काम करे वो क्या करे, अच्छे ही अच्छे करे। संभव है कि कुछ वो गलती भी कर सकती है, या कुछ आपकी जो कार्यकलाप पे निगरानी रख सकती है, आप पे बंदिशें रख सकती है, आपकी जबरन जमीन जो जमीन है जबरन में हड़प कर सकती है। तो क्या रहेगी, आपकी स्वतंत्रता की हनन हो रहा ना, तो उसकी रक्षा करने के लिए इनको प्रदान किया जाता है। क्या, उनकी रक्षा करने के लिए। तो स्वतंत्रता की रक्षा करना। फिर समानता। भाई जो मंत्रिमंडल हमारा गठित होता है तो उसमें सीमित लोग होते हैं। संभव है कि वो लोग जो मंत्रिमंडल में है या केंद्र सरकार में है वो अपने जो रिश्तेदारों को या परिचितों को क्या करते, ज़्यादा अधिकार प्रदान करते या ज़्यादा शक्ति प्रदान करते या कुछ ज़्यादा रियायतें प्रदान करते, तो उससे क्या होगी, असमानता उत्पन्न होगी। तो असमानता उत्पन्न होगी, तो इसीलिए क्या है कि समानता का अधिकार जो संविधान में हमने सम्मिलित किया गया, इस प्रकार का क्या हो, वैमनस्य उत्पन्न ना हो। फिर अधिनायकवादी शासन को रोकना। भाई सरकार आपसे बोले कि आपका घर तोड़िए, आपकी ज़मीन पे हमको ये करना है, तो ये गलत है ना। क्या है, आपको एक कानून बना के एक निश्चित प्रक्रिया के थ्रू थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, किसी की ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, एक तरीका होता है। लेकिन अगर सरकार आपको आए कि आपको रात भर में घर से खाली करना है और सुबह आप कब्जा हटाना है, तो क्या हो गया, एक डिक्टेटरशिप हुई ना, अधिनायकवादी शासन। तो इसे भी रोकना क्या होता है, मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है। कानून का शासन। कानून का शासन से की तात्पर्य होता है दोस्तों कि कानून के समक्ष चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो क्या है, कानून के समक्ष क्या है, समान है। अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो एक जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, निम्न वर्ग का व्यक्ति, उसे भी वो क्या कीजिए, वही सजा दी जाएगी जो सजा एक अमीर व्यक्ति या एक रईसजादे को दी जाती है। तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि मैग्ना कार्टा का ब्रिटेन से सम्राट जॉन द्वारा जिस हस्ताक्षर किए गए थे वो क्या कहता है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि मुख्य मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मुख्य मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो पहली बात आती है जो दोस्तों मैं आपको ये बतलाऊं कि जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान है 1950 में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने, 7 है थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में अपने 6 मौलिक अधिकार है। अब जो सातवां कहाँ गया, तो सातवां क्या था दोस्तों, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसे हटा दिया गया। संपत्ति जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एक मौलिक अधिकार था कि उसको अगर आप कोई छीनेगा तो क्या हो जाएगा, आप कोर्ट जा सकते हो। तो इससे क्या हो रहा था दोस्तों, देश का विकास रुक गया था। ठीक है, देश का विकास क्या हो गया था, रुक गया था, तो इसलिए हटा दिया। क्योंकि जब सरकार को कोई फ्लाईओवर गुजारना था, रोड बनाना था, तो वो किसी जमीन से जाता था तो वो कोर्ट चल जाता था। इस वजह से क्या होता था, अधिग्रहण नहीं हो पाता था, तो उसे भारत के विकास के लिए संपत्ति के जो अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब उसे क्या बना दिया गया, संवैधानिक। तो वर्तमान में कितने हैं, 6 है। 6 है, मूल में कितने थे, 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार संपत्ति के हटा दिया। अब 6 कौन से हैं, तो पहला जो अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार की बात की जाती है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है। इसका वर्णन कहाँ तक किया गया है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है। तो अब जो बात आती है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। ये दो शब्द है दोस्तों, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। जो पहला वाला है, कानून के समक्ष समानता, इससे कहा गया कि कानून की नज़र में, ठीक है, कानून की नज़र में सभी समान है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। और दूसरा कहता है कि कानून समान स्थिति में या समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेगा। ठीक, पहला क्या है कि कानून की नज़र में सब समान है, मतलब अमीर भी वही है, गरीब भी वही है, सब वो है। फिर जो दूसरा है, ये क्या कहता है, कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण से तात्पर्य होता है दोस्तों कि कानून समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा। अगर कानून को कहीं पे असमानता दिखती है, चाहे वो जातीय आधार पर हो,
चाहे वो अपने आर्थिक आधार पर हो, तो कानून क्या कर सकता है, यहाँ पे भेदभाव कर सकता है। क्या कर सकता है, या कानून भेदभाव कर सकता है। तो यही कारण है दोस्तों कि जो आरक्षण की व्यवस्था है यहीं से जन्म ली है, कि कानून करेगा समान, अ, सभी को समान रखेगा, लेकिन समान परिस्थितियों में। तो क्या था कि एक जो जाति विशेष थी दोस्तों, वो क्या था, वो भेदभाव का शिकार थी लंबे समय से, मतलब समाज की मुख्य धारा में विद्यमान नहीं थी। तो उन्होंने क्या है, इस विषमता को मिटाने के लिए, इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या गया, उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। फिर देखा बाद में कि आर्थिक आधार पर भी देश में क्या है, भेदभाव विद्यमान है। आर्थिक आधार पर भी एक वर्ग क्या है, आर्थिक आधार पर ही भेदभाव विद्यमान है। एक वर्ग काफ़ी ज़्यादा अमीर है और एक वर्ग 2 जून की रोटी के लिए संसाधन मुहैया नहीं है। तो क्या किया गया है, 103वां संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या करा है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान कर दिया है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किस लिए प्रदान किया गया है, कि कानून का समान संरक्षण का जो प्रावधान है आर्टिकल 14 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। तो कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की नज़र में सभी समान है। कानून के समान संरक्षण मतलब होता है कि कानून समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करे, लेकिन अगर परिस्थितियां असमान है तो वहां क्या कर सकता है, कानून भेदभाव कर सकता है। और ये जो कानून के समक्ष समानता की बात है, ये ब्रिटेन से ली है हमने। ठीक है, ठीक, कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। और जो समान संरक्षण की बात है, जो यूएसएस के संविधान से हमने ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों। अब जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर, उसका धर्म कोई सा हो, नस्ल कौन सी हो, जाति कौन सी हो, लिंग हो या जन्म स्थान, इस आधार पर क्या करेगा, संविधान भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 पूछा जाता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है या समाप्त है। ठीक है। अब जो 16 वाला जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, इसमें कहा गया कि सार्वजनिक रोजगार और अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार और अवसर की समानता, कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, उसे जो रोजगार पंजीयन कार्यालय में अगर वो जाता है, तो उसे रोजगार पंजीयन करने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। इसको और सरल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो इस प्रकार से है कि आपको कोई वैकेंसी निकलती है, तो वैकेंसी में कहीं ऐसा प्रावधान होता है कि किसी को मना कर दिया गया हो, ठीक है, किसी को मना कर दिया गया हो, कोई धर्म विशेष के व्यक्ति को कि ये फॉर्म नहीं भर सकता, कोई जाति विशेष का कोई व्यक्ति है कि उसके ये फॉर्म नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब वैकेंसी में भी इसी का प्रावधान है। फिर दूसरी बात कि जो संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक, जो जरूरी अर्हता है वो तो होना चाहिए, पर ऐसा है कि एक विशेष जाति वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा या एमएलए बनेगा, सांसद बनेगा, या कोई धर्म वाला व्यक्ति ही इस पद को ग्रहण करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 16 में हमने क्या किया है कि सार्वजनिक रोजगार और अवसर की समानता स्थापना की हमने बात की है। अब बात आता है अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब ये अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता से तात्पर्य होता है, जो मैसूर हाईकोर्ट ने इसकी परिभाषा दी है, कि एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष से लंबे समय तक जो हीनता जन्य या अगरिमापूर्ण जो व्यवहार किया जाता रहा है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, अस्पृश्यता बोला जाता है। उन्हें समाज से बेदखल किया जाता है, इस प्रकार का जो भाव रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अस्पृश्यता। इसका उन्मूलन के लिए कहाँ, अनुच्छेद 17 में बात कही गई है। इसके संबंध में दोस्तों आपने सुना होगा कि एक जो जिला स्तर पे क्या होता है, एक थाना होता है, एक थाना होता है, एससी एंड एसटी थाना। एससी और एसटी थाना, ये इसी प्रकार का अगर भेदभाव होता है या कहीं पे जातिगत जो समाज का निम्न वर्ग है, उनके जो किसी व्यक्ति द्वारा उनका अधिकारों का हनन किया जाता है या जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं, इस थाने में जाते हैं और शिकायत करते हैं। ये क्यों बना है, 1989 में दोस्तों एससी एसटी एक्ट जो निवारण अधिनियम आया था, जिसे अनुसूचित जाति जनजाति जो अधिनियम आया था 1989 में, उसके तहत जो एक थाने की स्थापना की बात अनुच्छेद 17 के तहत की गई है। ठीक है दोस्तों। तो अस्पृश्यता क्या है, जाति विशेष के साथ जो निम्नतर व्यवहार समाज के द्वारा, अन्य समाज द्वारा किया जाता रहा है, वो क्या कहलाता है, अस्पृश्यता कहलाता है। इसकी
उन्मूलन का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का उन्मूलन, सैन्य और शिक्षा छोड़कर। अब उपाधियाँ क्या होती है? जैसे दोस्तों पहले राज बहादुर होता था, राय रायन होता था, नवाब होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो उपाधियाँ थी, भारत आज़ाद हुआ था उस समय इस प्रकार की उपाधियाँ लागू थी, क्योंकि जो हमारे देश में कितनी 552 रियासतें थी। अब ये रियासतों में राजा नवाब हुआ करते थे, उनके सचिव राय रायन राज बहादुर हुआ करते थे। तो जब जब आर्टिकल जो हमने 14 द्वारा समानता की बात की गई, तो उन्होंने देखा कि जो संविधान विशेषज्ञों ने, कि अगर ये उपाधि हमने अगर लागू रखी तो समानता कहाँ से स्थापना होगी। एक वर्ग तो विशेष रूप से जो अपने शब्दों के द्वारा गरिमापूर्ण जीवन जिएगा कि भाई वो राज बहादुर नाम से, तो उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में। एक वर्ग है जो सामान्य नाम से रहेगा, तो फिर उसमें भेदभाव उत्पन्न होगा। तो इसलिए उपाधियों का क्या कर दिया गया था? उन्मूलन कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर, सैन्य से संबंधित जैसे जनरल हुआ, ब्रिगेडियर हुआ या मेजर जनरल हुआ, ये लागू है। और शैक्षणिक वाले मतलब आप एडवोकेट लगा सकते हैं अपने आगे, या डॉक्टर की उपाधि जो पीएचडी होल्डर रहते हैं वो लगा सकते हैं। तो उपाधियों का अंत कहाँ किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 18 में किया गया। तो जो उपाधियों के अंत की बात किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का कहा गया। तो जो समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक है, यहाँ समाप्त हो जाता है। अब जो हमारा दूसरा अधिकार रहेगा दोस्तों, अब कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता मतलब आपको कुछ भी करने की जो इच्छाएं हैं, या फिर आपको कहीं भी घूमने की, कुछ भी बोलने की, जो आप बोल सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की आपकी स्वतंत्रता होती है, जो वर्तमान में कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें उपलब्ध थे। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। अब जो अनुच्छेद 19 में क्या किया गया? 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 6 स्वतंत्रता कि आप पहला क्या है इसमें? 6 स्वतंत्रता कौन सी? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, कि आप कहीं भी मंच बना के भाषण दे सकते हैं। अभिव्यक्ति कि सरकार के खिलाफ विरोध भी कर सकते हैं। सरकार की अगर कोई नीति आपको अगर लगती है कि जो सही नहीं है, तो उसका क्या कर सकते हैं? आप विरोध कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा, ठीक है, आपके विचारों से एकत्रित जो लोग हैं या संगठित लोग हैं, वो उनको इकट्ठा करके आप कहीं भी सभा का आयोजन कर सकते हैं। संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कोई मतलब सहकारी समिति आप बना सकते हैं। इसके बाद कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, कोई सामाजिक परिवर्तन का संगठन बना सकते हैं। ये क्या इसमें है? फिर भारत में स्वतंत्र आवागमन, आप तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, इधर गुजरात से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश तक जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। फिर भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसना, ठीक है, थोड़े समय के लिए जो रहना होता है, कम समय के लिए, वो क्या कहलाता है? निवास। और बसना का मतलब पूर्णतः है, ठीक है, डेरा डंकर के साथ चले जाना बसना कहलाता है। निवास और बसने की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। फिर कि कोई भी व्यवसाय, व्यापार और पेशा अपनाना, ये 6 स्वतंत्रता के बारे में कहा है, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं लिखी गई है, उनमें कितनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है? तो आपको याद रखना है कि 6 स्वतंत्रताओं की बात कही गई है अनुच्छेद 19 के तहत। अब बात आती है अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है? कि दोष सिद्ध के खिलाफ सुरक्षा, ठीक है, दोहरे दंड से सुरक्षा और स्वयं को दोषी ठहराने से सुरक्षा। इसमें इसमें क्या क्या लिखा है? कि दोहरे दंड से सुरक्षा, इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है, जिसकी वर्तमान में सज़ा 6 वर्ष है, और जो पुराना जो सज़ा थी, पुरानी सज़ा थी, उसमें 8 वर्ष थी, लेकिन आपने आज उल्लंघन किया है, ठीक है, तो आज की सज़ा कितनी? 6 वर्ष की है कानून के तहत, तो आपको 6 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। फिर आपने कानून तोड़ा है, कानून तोड़ा, तो इसकी कानून तोड़ा तो इसकी सज़ा केवल एक बार दी जाके आपको मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 6-6 साल की 2 बार सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं। तो दोहरा दंड की सुरक्षा है। फिर स्वयं को दोषी ठहराने से सुरक्षा, मतलब आप क्या कर सकते हैं? वकील हायर कर सकते हैं, आप वकील हायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है? कि स्वयं के खिलाफ जो सुरक्षा है, दोष सिद्ध के खिलाफ, कि जो वर्तमान में जो कानून है उसके अनुसार ही दंड दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, और वकील हायर करना या आपको क्या रहेगा? अधिकार रहेगा।
फिर बात आती है कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार क्या है कि जो जीवन जीने के लिए जो मूलभूत घटक होते हैं, जैसे हमारा घूमना हुआ, सोना हुआ, या विदेश यात्रा हुआ, और जो पानी का अधिकार हुआ, हमारा सांस लेने का अधिकार, ये क्या हमारे जीवन के, अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलेंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन के अधिकार की बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 21 में की गई है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जीवन का अधिकार ही ये। हमारे जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसमें भी इसका निलंबन नहीं होता, या इसे खत्म नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी। तो जीवन के अधिकार की कहाँ बात की गई है? अनुच्छेद 21 के तहत की गई है। अब 21 में क्या कहा गया है कि 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये प्रावधान दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया है। इसके संबंध में दोस्तों हमने RTE एक्ट 2009 पारित किया। RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पारित किया। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इन्हें मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है। दोस्तों मेरा मानना है कि जो शिक्षा होती है किसी भी देश में मुफ्त रूप में होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज क्या हो रहा है कि आज जो सरकारें हैं मुफ्त में आपको पैसे दे रही है, खाद्यान्न दे रही है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? शिक्षा है, कि जो आपके विकास के लिए, आपके संपूर्ण विकास के लिए, समाज के संपूर्ण विकास के लिए, कोई भी परिवर्तन का जो आधार होता है उससे आपको वंचित रखा जा रहा है। ठीक है, वो आपको सब देने को तैयार है सिवाय शिक्षा के। ठीक है दोस्तों, तो क्या होना चाहिए? शिक्षा फ्री होना चाहिए। तो इसीलिए प्रावधान जो सरकार थी, मनमोहन सरकार, जो जो माननीय मनमोहन जी थे, उन्होंने इस प्रावधान को जो देखा कि शिक्षा अनिवार्य है तो ये सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी से गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। इससे तात्पर्य होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। और कोर्ट ये डाटा उपलब्ध करेगा, पुलिस से पूछेगा कि आपने जिस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है वो कानूनगत है कि नहीं। अगर उसने कानून के उल्लंघन किया है तभी आपको गिरफ्तार करने का हक है, अन्यथा किसी व्यक्ति को कोई पुलिस आपको मतलब घर से उठा नहीं सकती, या जबरन घर से रात में 2 बजे रात को, 3 बजे रात को आपको अगर उठा के ले जाती दोस्तों, ये आपके कानून का उल्लंघन है। आप इसके लिए आप कोर्ट के समक्ष जो अपील दायर कर सकते हैं कि सोने का जो अधिकार है, हमारा एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत इसका उल्लंघन हुआ है, तो हम जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ क्या करते हैं? केस करते हैं। ये आपको दोस्तों याद रखिएगा, ये अधिकार है, सोने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। तो इसके जो है गिरफ्तारी वाला कहाँ? आर्टिकल 22 में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई, 6 स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या होगा कि स्वयं के खिलाफ जो दोहरे दंड से सुरक्षा और जी इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, 21 में मुफ्त शिक्षा है, और 22 में मनमानी गिरफ्तारी होती है, आपको रात में उठा के ले जाते हैं तो उससे सुरक्षा आपको प्रदान की गई है। अब जो हमारा तीसरा अधिकार है दोस्तों, शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, इसका कहाँ प्रावधान किया गया? आर्टिकल 23 और 24 में क्या किया गया है? वर्णन किया गया। आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं हम कि अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया कि मानव तस्करी और बालाश्रम। मानव तस्करी क्या होते हैं कि जो बच्चों को या महिलाओं को जो अवैध व्यापार में लगा देना, या जो हानिकारक जगहों पे, जैसे बड़ी बड़ी भट्टियों में काम करना है, कोयला खदानों में ज़बरदस्ती लगा देना, वो मानव तस्करी कहलाता है। बालाश्रम कि आपसे काम कराया जाएगा, जबरन काम कराया जाएगा, लेकिन आपको पूंजी भी नहीं दी जाएगी, और आपके इसके बदले में आपके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? बलात्श्रम। तो इसको ख़त्म करने की कहाँ बात की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 23 के तहत जो है इसको ख़त्म करने की बात की गई है। फिर जो 24 में क्या किया गया? खतरनाक उद्यम में बाल श्रम का निषेध। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, इन्हें कोई भी जो हानि का जो कह रहे थे खतरनाक जगह, खतरनाक उद्योग, जैसे रसायन बन रहा हो,
या जहाँ पे लोहे का गलन हो रहा हो, यहाँ जहाँ पे कोई बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी होगी, तो वहाँ पे बच्चे नहीं काम कराए जा सकते हैं। इसका निषेध कहाँ किया गया? अनुच्छेद चौ कहाँ पे? अनुच्छेद 24 में किया गया है कि खतरनाक उद्योग और बाल श्रम का यहाँ निषेध है। अब देखते हैं हम जो अगला हमारा अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अब इसमें क्या की गई? धर्म की स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या होता है? जैसे दोस्तों मेरा धर्म आज कुछ है, तो मुझे इस बात की स्वतंत्रता है, या मैं मान के चलूँ कि मेरी कोई अन्य धर्म में आस्था बढ़ने लगती है, या उसको मैं उसके जो रीति रिवाज को अच्छा मानने लगता हूँ, तो मुझे उस धर्म को ग्रहण करने की क्या होती है? ज़रूरत हो, मतलब जरूर मैं क्या उस धर्म को क्या कर सकता हूँ? ग्रहण कर सकता हूँ। जैसे दोस्तों भारत में एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो ए आर रहमान जी हैं, ठीक है। इनका जन्म किसी और धर्म में हुआ था, लेकिन जो वर्तमान में है वो किसी और धर्म में है। क्या अगर धर्म की स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या वो किसी अन्य धर्म को ग्रहण कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे संविधान ने क्या लिखा है? धर्म की स्वतंत्रता को उल्लेखित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है। तो वो कहाँ है? अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता। अब 26 में क्या है? धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, कि जो धार्मिक मामले हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं धार्मिक, तो उसका आपको प्रबंध करने की आप डिसाइड कर सकते हो किस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए, या उसको कैसे गतिशील रखना है, ये सब आपको स्वतंत्रता पूर्णतः दी गई है। अनुच्छेद 27 में धर्म के प्रचार के लिए कराधान, मान के चलो मैं ठीक ये धर्म को मानता हूँ, अब मुझे इसका क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार करना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस पे क्या करता हूँ? पूंजी वेस्ट खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, पूंजी खर्च कर रहा हूँ धर्म के प्रसार में, होर्डिंग्स लगाना या धार्मिक सभा करना। तो ये इस खर्च का ब्यौरा सरकार नहीं मांगेगी, सरकार नहीं मांगेगी, नहीं मांगेगी इन द सेंस कि आपसे वो इस जो खर्च किए जा रहे हैं या आपकी जो इनकम नहीं पूछेगी, और वो आपसे इस पे क्या लेगी? टैक्स या कर नहीं लेती है, ठीक है। तो 27 में क्या लिखा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार है तो उसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो 27 धर्म के प्रचार पे टैक्स का जो मनाही है। 28 क्या? राज्य वित्त पोषित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं है। मान के चलो हमारा सरकारी स्कूल है दोस्तों, सरकारी स्कूल है, यहाँ सब धर्म के शिक्षक है, ए धर्म के भी, बी धर्म के भी, सी धर्म के भी, डी धर्म के। तो आपने कहीं देखा है दोस्तों कि ए धर्म की कहीं प्रार्थना चल रही हो, ठीक है, बी धर्म के कोई मंत्रोच्चार चल रहे हो, ठीक है, सी धर्म का कुछ हो रहा हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि सरकारी स्कूल में क्या होता है कि जो क्या होते हैं, सरकार द्वारा जिनको क्या रहता है, पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता, फंडिंग प्रदान की जाती है, उनमें किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप नहीं होगा। इसके विपरीत जैसे दोस्तों हम जो कॉन्वेंट स्कूल की बात करते हैं, या जो ईसाई धर्म से संबंधित जो स्कूल होते हैं, या हिंदू धर्म से संबंधित स्कूल, तो ईसाई धर्म में भी प्रार्थना का जो प्रावधान है यीशु की, और जो हिंदू धर्म से संबंधित भी गायत्री मंत्र वगैरह, इस प्रकार से क्या होता है कि इनमें क्या किया जा सकता है? धार्मिक जो प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो सभी धर्म विशेष का क्या किया जा सकता है? जो धार्मिक रीति रिवाज को फॉलो नहीं किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पे की गई है। अगला क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 19-29 में क्या लिखा है कि अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृतियों के संरक्षण की बात। 29 में क्या लिखा है कि जो अल्पसंख्यकों को भाषा, उनकी लिपि और संस्कृति। तो अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक कौन होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो हमारे देश में दोस्तों, ठीक, हमारे देश में जो हिंदू समाज है या हिंदू धर्म के जो लोग हैं या जिनको मानने वाले हैं, ये क्या कहें? बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक कहलाते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म वाले जो मानने वाले डिवोटीज होते हैं वो बहुसंख्यक है। इनकी तुलना में जो अन्य समुदाय है, ए भी, या हिंदू मुस्लिम ले लो, या क्रिश्चियन ले लो, या ईसाई ले लो, वो सॉरी पारसी ले लो, या बौद्ध ले लो, या जैन ले लो, ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? अल्पसंख्यक कहलाएंगे, ठीक है। तो जो हिंदू की तुलना में जो अन्य धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान दिए गए, क्या क्या? उनकी भाषा, जैसे मुस्लिमों की अरबी, अरबी हो सकती है, फारसी होती है, उसको संरक्षण के लिए वो विशेष प्रावधान कर सकते हैं। उनकी लिपि कि भाई
लिखने का तरीका होता है, किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। ठीक है, तो उसके संरक्षण की बात होगी। संस्कृति, उनका जो कल्चर है, जैसे उनका खान पान अलग होता है, पहनावा अलग होता है, या जो ईश्वर की, जो उनके ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं उसका तरीका अलग होता है, कि हम मोमबत्ती लगाते हैं, कोई अगरबत्ती लगाता है। ठीक है, तो उनको संरक्षण कर सकते हैं वो, ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 19 में लिखी गई है। अब अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। कि ये जो वर्ग है, मुस्लिम वर्ग हुआ, ईसाई वर्ग हुआ, बौद्ध वर्ग हुआ, जैन वर्ग हुआ, ये क्या कर सकते हैं? अपने लिए, ठीक है, विशेष स्कूल खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। इनको क्या रहता है? सरकार क्या करती है? रियायत, सरकार रियायत प्रदान करती है, छूट प्रदान करती है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ईसाई धर्म से संबंधित आपने काफ़ी सारे स्कूलों को देखा होगा, क्योंकि उन्हें क्या रहता है? सरकार जो रहती है उनकी संस्कृति को चलाने के लिए या संरक्षित करने के लिए इस प्रकार जो छूट दी गई है। अब अगला देखता है कि अगले कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? सबसे पहले जिसका जो अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है, कि जो हमारे जो संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। कितने हो गए? ये 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में मैंने जब लेक्चर शुरू हुआ था दोस्तों, तो आपको बतलाया था कि इनको गारंटी प्रदान है। गारंटी प्रदान है किसके द्वारा? संविधान द्वारा गारंटी प्रदान है। और इनका रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इनका रक्षक कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। कि अगर हमारे जो अधिकार है, जो 6 अधिकार है, इनका अगर हनन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो हनन होने पर जो कोर्ट जाने, जो हमारा ये हनन होने पर जो कोर्ट जाना, ठीक, कोर्ट जाने की जो विशेषता है, ये भी मौलिक अधिकार है। कि जो हमारा हनन हो रहा है, ठीक है, इससे हम क्या, हनन होने पे कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट जाना भी क्या कर दिया गया है? एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। समझ रहे दोस्तों? तो ये हमारे संविधान की एक अभूतपूर्व या चमत्कारी ये क्या है? विशेषता है, कि अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी जो कोर्ट जाने का प्रावधान है, उसे क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। या मौलिक अधिकारों, ठीक है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी क्या एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके संबंध में दोस्तों 5 रिट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार। इसे मतलब आप समझिए कि मौलिक अधिकारों का रक्षक भी एक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है, जो आर्टिकल 32 है, ये भी क्या है? एक मौलिक अधिकार। एक बहुत अच्छी विशेषता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब मौलिक अधिकारों को क्या विशेषता है? कि सार्वभौमिकता है। ठीक है, कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को है, कुछ जो देशी नागरिक हो या विदेशी पर लागू होते हैं, जबकि कुछ केवल नागरिकों के लिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, कि जो भारत का नागरिक होता है, भारत के नागरिकों से विशेष जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जैसे समानता की बात की गई, स्वतंत्रता प्रदान की गई है उन्हें, कि वो सरकार के खिलाफ क्या रह सकते हैं, कुछ अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या विदेशी को है? कोई विदेशी घूमने आया, उसको लगता है कि यार यहाँ पे गंदगी है, क्या प्रोटेस्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यही बात है कि भारत में आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चल जाए, चाहे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश चल जाए, सभी जो अधिकारों का वर्णन है वो सभी वर्ग के लिए है, सभी राज्यों के लिए है, सभी धर्म के व्यक्ति के लिए है, सभी समाज के व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन जो विदेशी है उन्हें कुछ क्या होता है, कुछ पाबंदियां प्रदान की गई है। इसलिए क्या है कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार है सार्वभौमिक है, मतलब जहाँ जहाँ तक एक एक कोना, एक एक इंच की जो जमीन है, वहाँ पे भी अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, तो वहाँ पे वो उस पर मौलिक अधिकार उसको है, कि उसका हनन होगा तो वो वहाँ जा सकता है। फिर न्यायिकता क्या है? कि न्यायालयों को द्वारा प्रवर्तनीय है, सर्वोच्च न्यायालय इनका संरक्षक है। ठीक है, कि आप हनन होने पर न्यायालय जा सकते हैं, उस कोर्ट आपकी क्या करेगा? सुनवाई करेगा। पूर्ण नहीं है, युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कि जो आपातकाल है दोस्तों, आपातकाल में क्या होता है?
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के सभी निरस्त हो जाते हैं। ठीक, निरस्त हो जाते हैं कि जो क्या होते हैं, निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, इन पर मतलब प्रतिबंध लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है कि आप बोलो कि आपातकाल लगा है और हम घूमने जाना है, धारा 144 लगी, घूमने जाना है, तो दोस्तों फिर क्या होगा, गलत होगा आपके साथ। फिर संशोधनीयता क्या है, संशोधित किए जा सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकते हैं। तो एक संशोधन से तात्पर्य होता है दोस्तों कि उसमें फेरबदल किया जा सकता है, सिवाय मूल ढांचे में बदलाव ना हो। मूल ढांचा, मूल ढांचा मैं एक बार और आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इससे तात्पर्य होता है दोस्तों कि संविधान जो निर्माण कर रहे थे, जो विधि विशेषज्ञ थे या जो कानूनविद थे या जो हमारे देश के महानुभव थे, इन्होंने जिस भावना के साथ या जिस उद्देश्य के साथ, जिस मोटिव के साथ, जिस इंटेंशन के साथ जो कानून संविधान बनाया था, वो भावना का क्या होना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, मूल ढांचा। अब इसमें कौन सी बात आएगी, इसमें बात आएगी कि भाई शक्ति का विभाजन होना चाहिए, मतलब सरकार तानाशाही नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, मौलिक अधिकार होने चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, घूमने की स्वतंत्रता होना चाहिए, बोलने की होना चाहिए, प्रोटेस्ट की होना चाहिए। तो क्या है, ये संविधान की क्या है दोस्तों, मूल ढांचा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी, ये क्या है, मूल ढांचा के अंग है। तो अगर इसका हनन हो रहा है तो वो जो संशोधन रहेगा वो खत्म कर दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, कानून द्वारा या कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। फिर क्या, निलंबन क्या, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अब जो हमारे मूल संविधान में था, संपत्ति का जो अधिकार था, वो वर्तमान में कहाँ है, कि मौलिक अधिकार से तो उसे खत्म कर दिया गया है, तो अब वर्तमान में कहाँ है। पहले क्या, हाँ, यहाँ पे वर्णन था और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन जो कहाँ 78 में आया, उसे उसके थ्रू 300 अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कहाँ है, 301 के तहत क्या है, संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। अब इसके संबंध में क्या है, उच्च न्यायालयों के माध्यम से है, सर्वोच्च न्यायालय कि हमारे जो अगर सरकार है हमारी संपत्ति क्या करती है, अधिग्रहण करने की कोशिश करती है, या हमारे घर के ऊपर से फ्लाईओवर ले जाना चाहती है, खेत से रोड ले जाना चाहती है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। अगर सही मुआवजा नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट। अब आगे देखते हैं ओबीसी आरक्षण। पहले तो ओबीसी क्या है दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब इनको आरक्षण कैसे प्रदान किया गया है कि जो मंडल आयोग आया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1992 में, इन्होंने क्या कहा था कि सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में ओबीसी लिए क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। तो जो मंडल आयोग ओबीसी से संबंधित, आपको ये बात रखना है, इन्होंने कितने परसेंट जो आरक्षण लागू कराया, 27% जो आरक्षण है केंद्र द्वारा क्या करती है, जो ओबीसी में जितनी जातियाँ आती हैं उनको क्या किया जाता है, आरक्षण प्रदान किया जाता है। अब क्रीमी लेयर से तात्पर्य क्या होता है कि समाज का वह वर्ग, ठीक, समाज का वह वर्ग जो जाति के आधार पर पिछड़ा है लेकिन पूंजी के आधार पर संपन्न है, ठीक, पूंजी के आधार पर संपन्न है, उसे क्या दिया जाएगा कि जो आरक्षण है ना, ये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मान के चलो कोई ओबीसी का व्यक्ति है जिसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति, क्या उसे आरक्षण की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या रहेगा, वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा। उसकी सीमा कितनी है, 8 लाख। कि 8 लाख से ऊपर अगर किसी व्यक्ति की जो संपत्ति होती है तो उसे क्या हो जाएगा, वो ओबीसी में ना आकर के जनरल कैटेगरी में अपने आप को जो पात्रता में रखेगा। फिर ईडब्ल्यूएस क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो सॉरी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। इसका संबंध में क्या हुआ कि अभी तक जो आरक्षण था 2019 तक, वो था जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर इन द सेंस कि समाज का एक वर्ग जो लंबे समय से जाति के आधार पर क्या था, जाति के आधार पर उसके साथ क्या किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, ठीक, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए, वो समानता स्थापना करने के लिए जो संविधान में आरक्षण दिया गया था। तो जो मूल संविधान में हम बात करते हैं तो वो आरक्षण का आधार क्या था, जाति, ठीक, वो एससी एसटी हो सकता है या ओबीसी भी हो सकता है, क्योंकि ये भी जाति के आधार पर था। लेकिन 2019 में जब हमने ये महसूस किया कि समाज में जाति के आधार पर ही विषमता नहीं है,
पूंजी के आधार पर भी काफ़ी ज़्यादा विषमता है कि एक वर्ग है जिसके पास, ठीक है, 500 की गड्डियाँ हैं, करोड़ों की संपत्ति, अकूत संपत्ति, और एक वर्ग क्या है जो रोज ठेला चला रहा है, ठीक है। तो क्या इससे कंपटीशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इस विषमता को समाप्त करने के लिए या इसको बराबरी पिलाने के लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक जो रोजगार है वैकेंसी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को क्या कर दिया है, 10% आरक्षण का प्रावधान किया कर दिया है। इसकी पात्रता क्या है? 8 लाख से कम होना चाहिए और 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपको समझ में आएगा कब आया है ये? 103वां संविधान संशोधन 2019। तो इसके आधार क्या है? शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार। मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल। मार्शल लॉ क्या है? विशिष्ट क्षेत्रों में लागू होता है, मतलब पर्टिकुलर कोई क्षेत्र में मौलिक अधिकार को निलंबित करता है अनुच्छेद 34 के तहत। मार्शल लॉ क्या होता है? फौजी कानून, ठीक है। ठीक, मार्शल लॉ जैसे अभी मणिपुर में देखते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लगी है? सीआरपीएफ लगी है, या एसटीएफ लगी है, या अन्य सशस्त्र सेना लगी है। तो वहाँ पे क्या है? धारा 144 लागू हुए, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है? जब धारा 144 लागू होती है तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो कहते हैं निलंबित हो जाते हैं आर्टिकल 334 के तहत। आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि मुझे सभा करने का अधिकार है, या मुझे बोलने का अधिकार है, या मैं तो घूमने जाऊँगा 144 लगी हो क्योंकि मेरे को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कहीं भी घूम सकता। तो इस प्रकार का जो है ना, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके वहाँ पे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। अब आपातकाल क्या होता है? राष्ट्रव्यापी हो सकता है, केंद्र राज्य संबंधों मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है 352 के तहत। क्या होता है? जब देश पे, जो हमारा देश से कहीं से आक्रमण हो जाता है, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, या क्रांति हो जाती है, तो उस समय क्या हो जाता है? अनुच्छेद 332 के तहत क्या करता है? जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होता है? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा जाता है। उसमें जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के सभी जो अधिकार रहते हैं वो निलंबित या खत्म हो जाते हैं। अब जो रिटें होती है वो क्या होती है? ठीक है, इसकी बात मैंने दोस्तों आपको बतलाया था कि जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं कि कोर्ट जा सकते हैं, तो वो भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। उल्लंघन होने पर जो कोर्ट जाने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो उसमें जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है, यहाँ बतलाता हूँ मैं, ये अनुच्छेद जो, इसे आर्टिकल मानिए, 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली में, और जो 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट में, आपके जो कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, कानूनों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई है? जैसे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि आपको सरकार ने क्या करा, या पुलिस ने क्या किया, आपको जबरन घर से रात को 1 बजे आप सो रहे थे और आपको उठा लिया। तो ये आपका अधिकार था, अगर आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया तो आपका अधिकार बनता है कि भाई मुझे सोने का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है। तो मुझे क्यों गिरफ्तार किया? तो अवैध रूप से निरोध व्यक्ति को रिहा करने के लिए कोर्ट जब 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा तो कोर्ट बोलेगा कि आपने इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी का जो उचित कारण बतलाइए, और अगर कारण नहीं है तो उसे क्या कर दीजिए? आप रिहा कर दीजिएगा, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ गए होंगे कि जबरन जो गिरफ्तार हमको करते हैं तो उन्हें कोर्ट रिहा करने की बात कहता है, वो क्या कहलाते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षकरण मतलब कोर्ट बोलता है कि हमारे सामने प्रस्तुत करें। परमादेश क्या है? कि सार्वजनिक अधिकारी कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना। जैसे मान के चलो ये व्यक्ति है, ये कहीं किसी पद पे है, जो पर इस पद का जो कर्तव्य है कि इसे दिन भर में ये काम करने पड़ते हैं, ठीक है, ये काम, बी काम, सी काम, डी काम कुछ करने पड़ते हैं, परंतु काम नहीं कर रहा, तो कोर्ट उसे बाध्य करेगा कि आपने जिस जो कर्तव्य धारण किया है, जिस पद की गरिमा के अनुकूल आप काम कीजिए, अन्यथा आपको निलंबित कर दिया जाएगा। प्रतिषेध क्या है? कि निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन हमारे जो संविधान में वर्णित है दोस्तों, उसमें शक्तियां कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनमें भी शक्तियों का विभाजन किया गया है कि कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, या उसकी अधिकारिता कहाँ तक है, हाई कोर्ट की कहाँ तक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कहाँ तक है। तो इसकी बात कहाँ की गई है? प्रतिषेध की। उसे रोकने के लिए क्या किया गया है? प्रतिषेध जो रिट है वो रखी गई।
उत्प्रेषण क्या है? निचली अदालत को आदेश को रद्द करना। मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया कि राष्ट्र जो प्रधानमंत्री जी है वो पेश होइएगा, या फिर राष्ट्रपति जी से कुछ ऑर्डर कर दिया कि राष्ट्रपति को पेश होना पड़ेगा। ये आधिकारिकता नहीं है हाई कोर्ट की, तो क्या कर देगा? निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? रद्द कर देगा कि आपने जो आदेश पारित किया है ये लीगल नहीं है, आपकी आधिकारिकता से बाहर है। अगला क्या है? अधिकार पक्ष क्या है? किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति क्या होती है? व्यक्ति की वैधता को चुनौती देना। जैसे मान के चलो वैकेंसी का फॉर्म आया, ठीक है, मैंने फॉर्म भर दिया, मैं सेलेक्ट भी हो गया हूँ, पर वैकेंसी के लिए क्या माना था? पीजी मांगा था। पीजी मांगा था, लेकिन मेरे पास यूजी था या क्या ग्रेजुएशन थी, लेकिन मैं सेलेक्ट हो गया। तो अगर कोई केस करता है तो वो मेरे से इस बात की जांच करेगा कि जो योग्यता थी जरूरी आपके पास पूरी थी, अगर थी तो मैं भेज दूँ, अगर नहीं है तो वो क्या कर देगी? आपकी जो नियुक्ति हो वो क्या करती? रद्द की जाएगी, अवैध कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। तो वही बात है कि सार्वजनिक, इसमें दोस्तों सरकारी अधिकारी से लेके हमारे देश के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, कि राष्ट्रपति अगर 35 साल से कम उम्र है तो फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। राज्यपाल भी हो सकते हैं या हमारे एमएलए भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें अधिकार पक्ष में सभी लोग आते हैं। तो रिट की बात कहाँ दोस्तों? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में, 226 में कहाँ? हाई कोर्ट में। कौन कौन सी रिटें हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, पर, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार पक्ष। अब आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की आलोचना की जाती है, क्यों की जाती है। सबसे पहले प्रतिबंध होता है कि जो आपातकाल लागू होगा तो बहुत सारे प्रतिबंध क्या हो जाते हैं? आरोपित हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी आलोचना की जाती है कि इसकी कुछ अपवाद और सीमाएं। फिर सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकारों पर ज़्यादा है, राजनीतिक अधिकारों पर कम ध्यान केंद्रित किया गया है, ये एक आलोचना का कारण है। आपातकाल के द्वारा निलंबन हो जाता है, ठीक है। 20 और 21 को छोड़ के ये सब क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकालीन के द्वारा निरस्त हो जाते हैं। फिर क्या? महंगा प्रवर्तन है। भाई आपके मौलिक अधिकार, मान के चलो मैं पश्चिम बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता से, ठीक है, 370 किलोमीटर दूर कोई गाँव में बैठा हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे कोलकाता आना पड़ेगा। कोलकाता से कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा। तो कितना महंगा है, ठीक है। हो सकता है मेरी आय का ज़्यादा सोर्स ना हो या ज़्यादा पूंजी ना हो, तो ये क्या है? मेरे लिए कष्टसाध्य रहेगा। और क्या रहता है? कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई होती है हर महीने, हर क्या रहता है? वकील का हायर करना पड़ता है। तो क्या है, इस प्रकार से अगर कोई आपका हनन होता है तो वो क्या है? एक महंगी प्रक्रिया है, एक समय साध्य प्रक्रिया है, जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए इसकी क्या होती है? मौलिक अधिकार की आलोचना की जाती है। अब महत्व क्या है? लोकतंत्र की नींव है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता गरिमा की रक्षा करता है, ठीक है। मतलब आप सरकार के खिलाफ बोले और सरकार आपको उठा ले, तो ये कि लोकतंत्र तो नहीं हुआ दोस्तों। लोकतंत्र तो वही है कि जहाँ पर विषमता भी मौजूद है फिर भी समता है, ठीक है। जहाँ विविधता भी मौजूद है फिर भी समता है, ठीक है। तो वो होता है लोकतंत्र। कानून का शासन क्या है? कानून राज्य कार्रवाई पर अंकुश लगाता है। रात भर में सरकार ने कोई कानून बनाया कि कल से आप उठ के ड्यूटी नहीं जा सकते, या कल से जो सरकारी बसें एकदम से चलना बंद कर दे, या आपके दूध की सप्लाई को एकदम से रोक दे, तो क्या होगा? मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता ना कानून। वो क्या करता है? सरकार को मनमानी कानून कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि कानून का शासन है। फिर अल्पसंख्यकों संरक्षण है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि आप भी अल्पसंख्यक हुए पर आप घबराएं नहीं। धर्मनिरपेक्षता धर्म के ढांचे को मजबूत करता है, कि आप देखते हैं मुहर्रम, ईद से लेके जीसस के जन्म से लेके हनुमान जयंती हो, या जो, ठीक है, इनके तक की क्या छुट्टी रहती है। मतलब जो राज्य है सभी धर्मों के साथ क्या करता है? समान व्यवहार या आदर करता है। अब गैर मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? 265 में क्या किया गया है कि कानून के बिना सरकार कोई कर नहीं लगाएगी। मान के चलो सरकार को क्या करना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इस पर टैक्स लगाना है। तो सरकार रात भर में ऐसा अध्यादेश पारित नहीं कर सकती कि ये क्या कर सकते हैं कि आपसे कल से क्या होगा? आपको जो पढ़ाने पे टैक्स दिया जाएगा, नहीं। पहले क्या रहेगा? संसद में पेश किया जाएगा बिल, बहस की जाएगी, ठीक है। बहस के बाद उसे मूर्त रूप दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब वो क्या बनेगा? एक कानून बनेगा। तो इतनी ज़्यादा सारी प्रोसेस से मिलकर जब कानून बनेगा तभी मेरे से कोई क्या कर सकता है? टैक्स ले सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप उदाहरण तौर पे समझिए। अनुच्छेद 300 में संपत्ति के अधिकार के मैंने बतला दिया। 301 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अब जो अन्य इम्पोर्टेंट जो मौलिक अधिकार से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है दोस्तों?
अनुच्छेद 12 राज्य क्या है, स्टेट क्या है। तो राज्य के बारे में आपको बतलाता हूँ दोस्तों, या राज्य क्या है कि जहाँ पे एक भूभाग हो, ठीक है, भूभाग के बाद क्या हो, जनसंख्या हो, ठीक है, जनसंख्या भी समझ गया, संप्रभुता हो और सरकार। ठीक, भूभाग मतलब एक भूखंड हो, जैसे भारत का है 32,87,000, जनसंख्या 144 करोड़। संप्रभुता से तात्पर्य है कि आप आपके देश के आंतरिक और बाहर निर्णय किससे आपको व्यवहार रखना है नहीं रखना है वो आप पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो। सरकार हो मतलब जो एग्जीक्यूट कर रही हो पूरे शासन को। ये कहीं पे भी रहेंगे दोस्तों तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। मौलिक अधिकारों के विरोधी कानून शून्य होंगे, ठीक है, मतलब सरकार अगर कोई कानून बनाती है, सरकार ने कोई कानून का निर्माण कर दिया है, उससे जो 6 मौलिक अधिकार अगर इनका हनन होता है तो ये कानून खत्म कर देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने एक कानून का निर्माण किया है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस कानून को समाप्त कर देगा। ये बात कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 13 में, कि मौलिक अधिकारों के विरोधी कानून क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि मौलिक अधिकारों का हनन भी एक क्या है, के उपचार को भी क्या कर दिया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर लिया। कहाँ, आर्टिकल 32। 33 में क्या, संसद सशस्त्र बलों के लिए विशेष अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। संसद सशस्त्र बलों के लिए अधिकारों को प्रतिबंधित, जब जहाँ पे अक्सपा कानून लागू होता है या मार्शल लॉ लागू होता है, वहाँ के जो अधिकार रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। ठीक है, ये बात कहाँ, इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको है, संसद को है। कि जहाँ पर भी फौजी कानून लागू होता है, अक्सपा लागू होता है या विशेष सीआरपीएफ या धारा 144 लगी होती है, वहाँ क्या रहेंगे, जो आप क्या रहेगा, आपके जो अधिकार रहेंगे वो शून्य हो जाएंगे। ये कानून कौन बनाती है, संसद को अधिकार है। मार्शल लॉ के दौरान प्रतिबंध, ये भी क्या फौजी कानून होता है। ये सशस्त्र बल सीआरपीएफ सीआईएसएफ होते हैं दोस्तों, मार्शल लॉ मतलब फौज, फौज से संबंधित बीएसएफ ले लें आप। 35 में क्या, मौलिक अधिकार ले कानून बनाने की जो शक्ति किसको, संसद को है। दोस्तों अगर आपको हमारा जो सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो हर मंगल कामनाएं, आपकी अभिलाषाएं जल्द से जल्द पूरी हो और ईश्वर आपको क्या करे, सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।